Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will be discussing bioenergetics, in particular photosynthesis. Bioenergetics का मतलब ये है कि हम एनर्जी को देख रहे हैं कि वो कैसे बनती है, वो कहाँ पे यूज़ हो रही है within biological systems. Photosynthetic pigments. पहले हम पिगमेंट को देखते हैं कि वो क्या होता है. वो सब्सटेंस है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है. अब विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम की वेरिंग वेवलेंथ्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कलर. तो जो उसका वेवलेंथ है वो रेंज कर सकता है विजिबल लाइट का फ्रॉम 380 टू 750 नैनोमीटर्स. इस रेंज के अंदर आपको हर तरह का कलर नज़र आएगा, जैसे ब्लू, रेड, वायलेट, येलो, ऑरेंज. जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब होती हैं वो हम देख नहीं सकते, वो हमें नज़र नहीं आते हैं. लेकिन जो वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट से, हम वही कलर परसीव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोरोफिल. Chlorophyll is the major photosynthetic pigment. It absorbs violet, blue and red orange wavelengths of light. जब वो इनको absorb करता है, इसीलिए तो हमें प्लांट इन कलर्स में नज़र नहीं आएगा, उसका जो लीफ है. लेकिन the leaf of the plant is green and yellow, क्योंकि ये absorb नहीं होते, या अगर होते तो बहुत ही थोड़े. तो इस वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं, उनके लीव्स और उनके जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं वो सब हमें ग्रीन नज़र आएंगे. There are two parts to a chlorophyll molecule. The first part is the head. जो head है वो hydrophilic है, यानी कि water loving, and the tail is hydrophobic, water repelling. जो head है उसमें 4 pyrrole rings हैं. A pyrrole ring is a 5-membered ring. उसमें 4 carbons होती हैं और 1 nitrogen. Each nitrogen is used to form a porphyrin ring, which in the center of is a magnesium atom. यानी कि head consists of 4 pyrrole rings which form a porphyrin ring, in the center of which is a magnesium atom. फिर जो टेल है वो सिंपली एक हाइड्रोकार्बन चेन है ऑफ वेरिंग लेंथ. अब यहाँ पे एक आर ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा. ये वेरी कर सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस आर ग्रुप और द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस आर ग्रुप, दैट डिटर्मिन्स which type of chlorophyll the molecule is. There are 2 types of chlorophyll, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A has a CH3 group, which is known as a methyl group, and chlorophyll B has a CHO, which is a carbonyl group. So they both differ at this R group, which I just showed you, and they differ by CH3 or it can be a CHO group, depending if it's chlorophyll A or chlorophyll B, respectively. Another pigment is carotenoids. These are yellow and red-orange pigments. Thus, they absorb blue-violet light rays. यानी कि ये reflect करते हैं red, orange और yellow wavelengths को, लेकिन blue-violet को ये absorb करते हैं. Carotenoids and chlorophyll B are known as accessory pigments, whereas the main pigment है that is chlorophyll A. Accessory pigments का ये काम होता है कि वो light energy को absorb करते हैं और फिर वो chlorophyll A को वो energy दे देते हैं. तो इस तरीके से chlorophyll A को maximum amount of light energy या wavelengths मिल जाती हैं. तो ये सन है
ये लाइट एनर्जी कैरोटेनॉइड्स पहले उसको अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद क्लोरोफिल बी, and then it's finally passed on to chlorophyll A, and then that carries out the light reaction. The action spectra of chlorophyll. This is simply the physiological activity against the wavelength of light. यानी कि किस wavelength पे इसकी जो photosynthetic activity है वो सबसे highest होती है. तो जो सबसे एफिशिएंट रिएक्शन हो रहा होता है वो रेड और ब्लू वेवलेंथ्स को जब यूज़ कर रहा होता है क्लोरोफिल. दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंगलमैन. ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स यूजिंग अ प्रिज्म. तो उनको नज़र आ रहा था कि रेड, ऑरेंज और ये सब जो वेवलेंथ्स हैं और लाइट की जो स्पेक्ट्रा है वो उन्होंने स्प्लिट किया. उसके बाद उन्होंने एक प्लांट को एरोबिक बैक्टीरिया में डाला और उसको इल्यूमिनेट किया. अब एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ ऑक्सीजन. तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया उसी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हाईएस्ट हो रही है. So he noticed that the bacteria were accumulating in the areas of blue and red light absorption. The absorption spectra of chlorophyll. This also shows that the absorption of light is maximum of blue and red spectra of light. Chlorophyll सबसे ज़्यादा उन्हीं को absorb भी करती है और सबसे ज़्यादा उन्हीं से photosynthetic activity भी carry out करती है. Thus, two peaks are observed in this absorption spectra. One is at 380 nanometers, which is the wavelength of blue light, and the other is 670 nanometers, which is the wavelength of red light. Photosynthesis. Photosynthetic organism की 3 requirements हैं. उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इसलिए चाहिए ताकि वो लाइट अप एनर्जी को कैप्चर कर सके. द वेस्ट प्रोडक्ट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इसका वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन ह्यूमंस के लिए ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है. कार्बोहाइड्रेट्स भी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं. वो या फिर स्टार्च की तौर पे स्टोर हो जाएंगे जैसे पोटैटो, या फिर वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चले जाएंगे एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड. फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि दे आर रिच इन क्लोरोफिल और उनके अंदर एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एक स्ट्रोमा के अंदर सॉर्ट ऑफ फ्लोट कर रहा है. जो ग्राउंड सब्सटेंस है स्ट्रोमा उसमें डार्क रिएक्शन होती है, whereas जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है. एंड विद इन दिस सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स आपको फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स मिलेंगी विच आर कॉल्ड थाइलोकॉइड्स. थाइलोकॉइड्स स्टैक होकर ग्राना बनती. द लाइट रिएक्शंस. इन रिएक्शंस में लाइट एनर्जी कैप्चर होती है एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ATP, which is a stored form of energy, and the production of NADPH, which is a reducing agent, and the byproduct oxygen. Photosystems are used as our electron transport chains. Photosystems दो तरह की हैं, photosystem 1, photosystem 2. जो electron transport chains हैं वो भी दो तरह की हैं and they constitute the Z scheme. There are 2 types of photophosphorylation. One is non-cyclic or linear and the other one is cyclic. पहला हम देखेंगे non-cyclic photophosphorylation. इसमें दोनों फोटोसिस्टम्स यूज़ होती हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स. इसमें होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एक्सेप्ट होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से. उसके बाद
photosystem 1 के पास चला जाता है. After that, the second electron transport chain. Then ferredoxin, and finally NADP reductase ferredoxin से इलेक्ट्रॉन लेता है और NADP को दे देता है to form NADPH. ये स्टोर हो जाता है and it starts to accumulate in the chloroplast. अब जो ATP इस प्रोसेस यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होता है, इट्स नॉट इनफ फॉर द कैल्विन साइकिल जो हम आगे पढ़ेंगे. तो कैल्विन साइकिल के लिए हमें ज़्यादा ATP चाहिए और वो ATP साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से आती है. तो जब NADPH बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करने लग जाती है क्लोरोप्लास्ट में, the chloroplast knows that it needs to start producing more ATP क्योंकि NADPH तो अब बहुत ज़्यादा है लेकिन ATP भी ज़्यादा चाहिए कैल्विन साइकिल के लिए. तो वो शिफ्ट कर लेता है from non-cyclic to cyclic photosphorylation to produce just ATP. From photosystem 1, the electron is transferred to primary acceptor. Then it is accepted by the cytochrome complex, next the chlorophyll P700, and finally back to photosystem 1. In non-cyclic there was NADP जो कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, thus वो एक linear प्रोसेस था. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा तो वो वापस PS1 के पास चला जाता है यानी कि रिसाइकिल हो जाता है. The coupling of electron transport chain और chemiosmosis इसी से एनर्जी जनरेट होती है जो कि ATP प्रोडक्शन को करवाती है. केमियोस्मोसिस में रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, कभी कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है कभी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे आयन्स बनती हैं. जो आयन्स की मूवमेंट है अलोंग दिस मेम्ब्रेन जो हमने कहा था जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है, जब आयन्स मूव करती हैं तब एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है. इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि ATP की प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. जो पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उससे ATP बनता है जो कि एनर्जी सोर्स एक्ट करेगा इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन yields NADPH which will act as a reducing agent. Both of these molecules enter the next phase. This phase is known as the dark reaction or the Calvin cycle. मैंने आपको बताया था कि दो तरह की रिएक्शंस होती है और दो लोकेशंस होती हैं. लाइट रिएक्शन सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स में हो रहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का जो ग्राउंड सब्सटेंस है स्ट्रोमा, उसमें डार्क रिएक्शंस हो रही होती हैं. डार्क मीन्स दैट नो लाइट इज़ रिक्वायर्ड. वी कॉल दिस द कैल्विन साइकिल. Essentially, there are 4 steps. The first is carbon dioxide fixation. हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल के साथ मिला देते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए. उस मॉलिक्यूल का नाम है RUBP, Ribulose Bisphosphonate. The next is reduction. We then reduce molecules and use ATP and NADP in the process. The third is carbohydrate formation, and the final step is regeneration of ribulose bisphosphonate. लेकिन अब हम इनको ब्रेक डाउन में देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होती हैं. The first step is the fixation of 3 carbon dioxide molecules with 3 ribulose bisphosphonate molecules to form 6 phosphoglycerate molecules. उसके बाद phosphoglycerate की phosphorylation होती है. 6 ATP चाहिए to form 6,1,3 bisphosphoglycerate. आप देखें कि bis means 2 phosphor, पहले सिर्फ एक था, तो अगर 2 हैं
और ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें इस प्रोसेस के लिए 6 ATP चाहिए होगा। फिर उसके बाद जो 613 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है उसको रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन के लिए हमें ATP भी चाहिए क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और हमें रिड्यूसिंग एजेंट जो NADPH है वो भी चाहिए, वो भी 6 of each। तो 6 glyceraldehyde 3-phosphate molecules are generated, 5 of which are recycled within the Calvin cycle, जो हम अभी बात करेंगे, और एक जो है वो यूज़ होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। ये स्टोर होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, और हमने पहले बात की है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ मोस्टली वो स्टोरेज में चले जाते हैं। उसके बाद जो G3P था वो 3 रिब्यूलोज फॉस्फेट, 3 रिब्यूलोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उन्हीं से रिब्यूलोज बिस फॉस्फोनेट रीजनरेट होता है यूजिंग 3 ATP। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको 3 ATP चाहिए टू गो फ्रॉम जस्ट रिब्यूलोज फॉस्फेट टू रिब्यूलोज बिस फॉस्फोनेट। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर चाहिए होता है। लाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी तीनों मैटर करती हैं। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तब फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज़ होती है, लेकिन ओनली अप टू 0.1%। जब उससे ज़्यादा परसेंटेज हो एयर में तो तब फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज़ होने लग जाती है। टेम्परेचर जो ऑप्टिमम है दैट इज़ 25 degrees C. Other factors include water, chlorophyll concentration, oxygen and pollution. And that's the end of today's discussion. Thank you for listening, and our next topic will be respiration and glycolysis. Also, don't forget to try the MCQs after this lecture at the Bioenergetics Academy.